बैल देखे हैं कभी कभी, बैल का चलने का मूड नहीं होता है ना, आप थोड़ा सा धक्का दीजिए वो बोलेगा चलेंगे ही नहीं, है ना, मतलब थोड़ा सा आगे खिसकेगा फिर ऐसे रुक जाएगा। बैल ऐसे ही कुछ करता है, मतलब आप थोड़ा सा धक्का दीजिए आगे चलेगा फिर ऐसे रुक जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, आप जितना धक्का दे रहे हैं वो उतने ही आगे बढ़ रहा है। सेम इसी यहाँ पे भी वही होता है। देखिए ध्यान से, ये आर पे ये जो पार्टिकल रखा हुआ है इसको थोड़ा सा धक्का देंगे ना, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ धक्का दिए, जैसे छोड़ेंगे तो यहीं रुक जाएगा, बैल की तरह, है ना, जितना धक्का देंगे उतने ही आगे चलेगा, ना ये जहाँ छोड़ेंगे ना वहाँ से आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत ही अच्छा से आपको फील आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आपको अगर 70-60% भी समझ में आया है तो आपको 120% एग्जाम्पल के बाद समझ में आ जाएगा। हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में, जहां पे देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जिसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रटने से ज़्यादा आपको समझने पे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वाले टॉपिक का यूज आगे आने वाले चैप्टर में भी काफ़ी होंगे, जहाँ पे आपको पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में है या नहीं ये चेक करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोगों को अभी जो हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं उसी कंसेप्ट का, उसी जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे उसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग आगे भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से आगे वाले टॉपिक कनेक्टेड है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और मैं आपसे गारंटी देता हूं आपको कि आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बस मैं जितना बोलूं आप उतना उसको ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। जो भी पॉसिबल आपके मन में डाउट आ सकता है या फिर अभी ना भी आए उसको भी मैं क्लियर बिल्कुल करता हुआ चलूंगा, ठीक है। बस आप अभी मैं जो बोलूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसको सोचने की कोशिश करिएगा। मैं जो आपके अंदर फील लाने की कोशिश करूँ उसको आप लाने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं कितना भी क्यों ना कोशिश कर लूँ आपके अंदर फील लाने की, जब तक आप नहीं चाहेंगे ना खुद से तब तक मैं नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए आपका हेल्प बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अभी हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में और फिर उसमें कुछ पॉइंट देखेंगे और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे उस पॉइंट के रिगार्डिंग उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए अगर हेडिंग डाल लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम तो अब इसको समझना हमारा फर्ज बनता है ना, क्योंकि हेडिंग डाल ली है तो बिना समझे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट डाल के और लिखिए। तो हम कुछ पॉइंट पहले लिखेंगे, फिर हम क्या बोल रहे हैं अभी कुछ पॉइंट लिखेंगे, फिर उसी को डायग्रामेटिकल व्यू में फिर उसी से जो कंसेप्ट निकल के आएगा उसको 1 बाय 1 करके क्लियर करते हुए चलेंगे और फिर उसी पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल करेंगे जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, व्हेन net force acting on a particle is 0 at a point, then particle is in equilibrium at that point। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब लिखने के लिए तो हमने लिख लिया कि जिस पॉइंट पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा पार्टिकल उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। यहाँ समझने वाली बात है ना। अब बस अब ध्यान से समझिए क्या कह रही है। तो हमने जो 1 पॉइंट के बारे में लिखा है वो कुछ इस तरह से बोला जा रहा है। मान लीजिए पार्टिकल कुछ इस तरह के पाथ पे मोशन कर रहा है, कुछ इस तरह से रैंडम कोई भी पाथ हो सकता है, ठीक है। हमने यहाँ बोल दिया एक पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया एक P पॉइंट पे, क्लियर है। फिर हमने क्या किया, इसी पार्टिकल को फिर दूसरे पॉइंट पे, दूसरे यहाँ पे रख दिया Q पॉइंट पे, एक यहाँ पे R पॉइंट पे पार्टिकल को रखा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये P पॉइंट पे हमने क्या बोला, इस पार्टिकल P पॉइंट पे फोर्स क्या है 0 है, Q पॉइंट पे क्या है फोर्स 0 है, पर R पॉइंट पे फोर्स जो है पार्टिकल पे वो 0 नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या अभी लिखा है कि जिस पॉइंट पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा पार्टिकल केवल और केवल उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। ये मान लीजिए ये पार्टिकल एक ही पार्टिकल जो यहाँ है यहाँ है यहाँ है, लेकिन ध्यान दीजिए P पॉइंट पे पार्टिकल पे फोर्स कितना था 0, Q पॉइंट पे कितना है 0 और R पॉइंट पे कितना है 0 नहीं है ना। यानी जब भी इक्विलिब्रियम की बात होगी तो कौन कौन से पॉइंट पे होगी, केवल कौन कौन से पॉइंट पे होगी बताइए। उस जो हम अभी लिखे है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे फोर्स 0 होगा तो केवल P पॉइंट पे 0 है तो इस पे बात करेंगे। फिर Q पॉइंट पे देखिए फोर्स 0 है, हाँ है, जब है तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब कैसा इक्विलिब्रियम होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी आप फोकस करिए इक्विलिब्रियम की बात कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे फोर्स 0 हो रहा है पार्टिकल पे, ठीक है। अब यहाँ बताइए R पॉइंट पे हम क्या इक्विलिब्रियम की बात करेंगे,
बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स ही जीरो नहीं है, जबकि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में सबसे पहला पॉइंट यही तो लिखा है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे उस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। आप देखिए यहाँ फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं कि कोई इस पे फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। ये बताइए, आप ही बताइएगा, ठीक है? ये तो 11th में ही पढ़े होंगे। मान लीजिए स्मूथ कोई सरफेस है, ये कोई स्मूथ सरफेस है और ये m मास का पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। मान लीजिए F फोर्स इधर लग रहा है और सेम अमाउंट का फोर्स इधर से लग रहा है। इस m मास की बॉडी पे बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा हो। अगर हम m मास की बॉडी पे बात करें कि F नेट फोर्स कितना लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बताइए तो जीरो लग रहा होगा ना, और वर्टिकल में भी जीरो, क्योंकि नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लग जाएगा। यानी इस पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें m पे तो कितना आ रहा है, जीरो। अब जीरो का मतलब ये तो नहीं है कि m पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, लग रहा है ना। देखो F भी लग रहा है, ये F भी लग रहा है, जो कि ये राइट में लग रहा है, ये इसके अपोजिट लेफ्ट में लग रहा है। तो रिजल्टेंट जीरो है। रिजल्टेंट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, फोर्स लग रहा है पर दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जीरो हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। ये पार्टिकल है, हो सकता है कोई फोर्स लग रहा हो, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो है। रिजल्टेंट ही जीरो होना चाहिए। यानी जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा पार्टिकल पे, हम इक्विलिब्रियम के बाद केवल और केवल उसी पॉइंट पे करेंगे, है ना, दूसरे पॉइंट पे नहीं करेंगे। यहाँ से क्या समझ में आया, सीधी और सीधी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट आपके माइंड में छप जाना चाहिए। यानी इक्विलिब्रियम की बात जब भी होगी, मतलब नेट फोर्स क्या होगा उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की बात होगी, जीरो होगा। ठीक है, यानी जैसे ही इक्विलिब्रियम आपको पढ़ने को मिले ना, तो समझ जाइए जिस पॉइंट की बात हो रही है उस पर नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो होगा, तभी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। अगर फोर्स जीरो नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम की हम जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये था। आप इस डायग्राम को बिल्कुल बना लीजिएगा। ठीक है, अब बस इस टिक का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, लेकिन इस पे बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे फोर्स ही जीरो नहीं है। जबकि अभी अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इक्विलिब्रियम की बात वहीं करेंगे जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। पहला वाला पॉइंट का मतलब ये था, समझना क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ क्लियर है तो हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। इसको पहले आप डायग्राम बना लीजिए। चलिए अब सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए। सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से है, when all forces acting on a particle is electrostatic, then its equilibrium is known as electrostatic equilibrium। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है, इसमें पहले पॉइंट की तरह कोई भी कंसेप्ट छुपा हुआ नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल है जिस पे अगर सभी फोर्स, जितने भी फोर्सेज है, अभी सभी फोर्स, अभी एक बार हम बोले हैं क्या, इक्विलिब्रियम की बात हम तभी करेंगे जब नेट फोर्स जीरो हो। लेकिन इसी के हम लोग अभी समझे भी तो थे कि ये ब्लॉक है, इस पे एफ फोर्स इधर लग रहा है, इस पे एफ फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे दो फोर्स तो लग रहा है ना, लेकिन रिजल्टेंट जीरो है ना। तो इस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है, एफ नेट की अगर बात करें तो। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल है जिस पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, अगर सभी फोर्सेज इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, तो जो उस पर वो पार्टिकल जो होगा ना, वो किस इक्विलिब्रियम में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। यहाँ तो क्लियर है, वहाँ पे भले ही बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्टेंट जीरो आएगा, तभी वो पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ समझ में आया क्या बात हुआ? तो सेकंड पॉइंट का मतलब यही था कि अगर पार्टिकल पे नेट जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, वो अलग बात है कि सबका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन जो भी फोर्सेज लग रहा है इसके तरह, ठीक है, अगर सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग अब थर्ड पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे। और ये जो थर्ड पॉइंट है ना, वो ब्रह्मस्थ है। यानी आपको थर्ड पॉइंट अगर जो हम पढ़ने वाले हैं वो अगर समझ में आ जाता है, तो आप ऐसा मान के चलिए आपको इक्विलिब्रियम में कोई भी क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, क्योंकि थर्ड पॉइंट में ही सारा का सारा इक्विलिब्रियम एक साथ आने वाला है। ठीक है, तो आप थर्ड पॉइंट में चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट है ना, तो थर्ड पॉइंट यहाँ दीजिए और फिर लिखिए इट इज़ थ्री टाइप्स। इट इज़ थ्री टाइप्स किसकी बात हो रही है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग लिखा भी है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम लोग अभी अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए ऐसे ही बोल देते हैं तब तक। उसमें आपको एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, दूसरा स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आएगा। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है कि पार्टिकल जो है, जो भी पार्टिकल है जिस पे फोर्स जीरो लग रहा है, या जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा, वो बताओ कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर है तो किस इक्विलिब्रियम में है, यानी अनस्टेबल में है या स्टेबल में है या न्यूट्रल में है, यही सब आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बहुत ही डिटेल में जाके समझने वाले हैं, बस आप फोकस बनाए रखिए थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं।
अब ये ग्राफ क्या है उसके बारे में भी हम अभी समझ लेंगे। तो ये कुछ ग्राफ इस टाइप से कुछ ग्राफ बना रहे हैं हम, ठीक है। ये मान लेते हैं आर है, आर क्या है यहाँ पोजीशन, इसको आप लिख लीजिएगा नीचे। आर का मतलब है यहाँ पे पोजीशन, यानी किसी भी पार्टिकल पे पोजीशन। पोजीशन का मतलब समझ रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा पोजीशन कुछ और होगा, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपका पोजीशन कुछ और होगा, आपके आजू बाजू गेट होगा घर का, उसका पोजीशन कुछ और होगा। यानी जो चीज़ कहीं अगर खड़ा है या कहीं है तो उसका पोजीशन वही होता है, ठीक है। किसी के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन होता है ना, तो वही बात है। ये आर जो है पोजीशन है कि पार्टिकल कहाँ है, और ये जो वाई एक्सिस वाला दिख रहा है ना, ये उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है। 11th में पढ़े होंगे ना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ कोई नई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है यू। अब हमें दे रखा है एक कर्व, अब वो कर्व कुछ इस टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। वो कर्व कुछ इस टाइप से दे रखा है, इस टाइप से, क्लियर है। और हमें इस कर्व पे 3 पॉइंट दे रखा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल भी लिया था। इसमें हमें एक पॉइंट P लिया, दूसरा पॉइंट Q लिया, तीसरा पॉइंट R लिया, ठीक है। जैसे कर रहे बस आप इसको, इस पर फोकस अपना बनाए रखिए, सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हमने क्या किया, P पॉइंट पे एक पार्टिकल को इस तरह से रख दिया, ठीक है। फिर Q पॉइंट पे पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया, और R पॉइंट पे यहाँ रख दिया, क्लियर है। और P पॉइंट पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना पार्टिकल पे, वो 0 लग रहा है, ठीक है। लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये P पॉइंट पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, Q पे भी 0 लग रहा है, और R पे भी 0 लग रहा है। ये जो लाइन है ना वो R के पैरेलल है, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो R पे भी 0 लग रहा है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरह से, एक यहाँ से, दूसरा कुछ यहाँ से, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं ये P Q R जो है, इस तीनों पॉइंट पे पार्टिकल का नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम इस तीनों पॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात कब करते हैं, किसी भी पॉइंट पे, जब उस पॉइंट पे उस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या हो, नेट फोर्स है ना, भले ही 3-4 फोर्स क्यों ना लग रहा हो, पर सबका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम की बात उस पॉइंट पे कर सकते हैं। तो देखिए ये P वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना, तो हमने अभी जैसा बोला है कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो ये जो P पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी हम समझेंगे, अब प्रॉब्लम बिल्कुल आप अपने अंदर ना ले, ठीक है। तो P पॉइंट, ये जो हम पहला इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, वो अनस्टेबल, यानी P पॉइंट पे जो आपको इक्विलिब्रियम दिखेगा ना, वो इसको हम इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जो Q पे जो जिस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, उस इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक क्लियर है। और जो R पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलिए भैया, समझ में आया कि नहीं, आ रहा है, नहीं आया, अभी कैसे आ सकता है, मैंने तो अभी बताया नहीं है ना। अभी तो बस ये लिखे हैं कि P पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम है उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, Q पे जो है उसको स्टेबल, और R पे है उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसा हमने क्यों बोला आप समझेंगे, ठीक है। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है ना, इसका सीधा मतलब होता है कि वैसा इक्विलिब्रियम जहाँ से पार्टिकल को स्लाइडली डिस्प्लेस करे तो फिर वापस उस पॉइंट पे ना जाए। आप इस बात को ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरह से है। मान लीजिए हम इस पॉइंट, ये जो पार्टिकल है ना, जो इस पे नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे है, इसको हम क्या करते हैं, हल्का से यहाँ स्लाइड कर देते हैं, ऐसे लुढ़का देते हैं। आप गोली यहाँ रखिए, खेलने वाला होता है ना कंचा जिसको बोलते हैं गोली, है ना, उसको यहाँ रखिए, इसको थोड़ा खिसका दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, लुढ़क के आगे चला जाएगा ना, फिर वापस कभी P पे आएगा, नहीं आएगा। तो इससे जब जैसे स्लाइडली डिस्प्लेस किया, जब वापस इस पर नहीं आए, तब हम इस तरह के इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेंगे। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, अनस्टेबल है, जो स्टेबल नहीं हो, है ना, यानी थोड़ा ही छू दो इसको तो यहाँ से भाग जाए, इस पॉइंट पे स्टेबल ही नहीं है, तो हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम टर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फोर्स 0 होना चाहिए P पॉइंट पे, क्योंकि हम P पे केवल बात कर रहे हैं। अब यहाँ से जैसे स्लाइड करेंगे, यहाँ से वापस कभी यहाँ नहीं आ सकता, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल दिए। अब चलिए समझते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए इसका डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस आप डायग्राम से फील करिए, बात को समझने की कोशिश करिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पार्टिकल को आप क्या करिए, थोड़ा सा इधर ले जाइए, छोड़ दीजिए। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ कंचा रखा हुआ, गोली रखा हुआ, इसको आप पकड़िए, यहाँ छोड़िएगा, तो जैसे ही छोड़िएगा तो लुढ़क के फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, फिर धीरे धीरे Q पे फिर से रुक जाएगा। मतलब स्टेबल है Q पॉइंट पे, है ना। आप थोड़ा अगर आगे ले जाकर छोड़ेंगे तो फिर वापस Q पे आ जाएगा। मतलब ये क्या है, Q पॉइंट पे स्टेबल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों आया, क्योंकि इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या था, 0, और जिस पॉइंट पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होता है उसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम टर्म डिफाइन कर देते हैं।
क्लियर है। तो ये इक्विलिब्रियम केवल इस बात का आया है कि इस क्यू पॉइंट पे इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है। और स्टेबल क्यों आया है, क्योंकि पार्टिकल जो है ये क्यू पे स्टेबल है ना। जिस तरह से यहाँ पी पे क्या था पार्टिकल, अनस्टेबल, जैसे ही थोड़ा छू दो तो ये भाग जा रहा था, पी पे फिर वापस कभी लौटेगा ही नहीं, तो ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन पी पे नेट फोर्स क्या था, जीरो, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम हो गया। तो दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी तरह यहाँ पे समझें, ये क्यू पे क्या था, क्यू पे क्या था, नेट फोर्स जीरो, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम आ गया। और ये क्यू पॉइंट पे ये पार्टिकल क्या है, स्टेबल है, यानी यहाँ से छोड़िए तो फिर वापस यहाँ आ जा रहा है, तो इसके लिए स्टेबल आया, मतलब दोनों मिला के क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ये लाइन क्या है, हॉरिजेंटल है ना, जमीन पे। तो जैसे होता है ना, कोई आदमी जो आगे नहीं जा रहा था, थोड़ा सा ऐसे बैल देखे हैं, कभी कभी बैल का चलने का मूड नहीं होता है ना, आप थोड़ा सा धक्का दीजिए वो बोलेगा चलेंगे ही नहीं, है ना, मतलब थोड़ा सा आगे खिसकेगा फिर ऐसे रुक जाएगा। बैल ऐसे ही कुछ करता है, मतलब आप थोड़ा सा धक्का दीजिए आगे चलेगा फिर ऐसे रुक जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, आप जितना धक्का दे रहे हैं वो उतने ही आगे बढ़ रहा है। सेम इसी यहाँ पे भी वही होता है। देखिए ध्यान से, ये आर पे ये जो पार्टिकल रखा हुआ है इसको थोड़ा सा धक्का देंगे ना, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ धक्का दिए, जैसे छोड़ेंगे तो यहीं रुक जाएगा, बैल की तरह है ना, जितना धक्का देंगे उतने ही आगे चलेगा, ना ये जहाँ छोड़ेंगे ना वहाँ से आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आया, न्यूट्रल है, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, जहाँ रख रहे हो वहीं है भैया, ऐसे पड़े हुए है ना। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो यहाँ समझ में आया हम लोग क्या बोलते हैं। अनस्टेबल क्यों बोले, क्योंकि इस पॉइंट पे स्टेबल नहीं है, जैसे छुए तो भाग गया वापस नहीं आ सकता, तो अनस्टेबल इसके लिए आ गया। और इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि पी पॉइंट पे जीरो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, तो इक्विलिब्रियम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी तरह यहाँ क्यू पॉइंट पे हमने क्या देखा, पार्टिकल को थोड़ा आगे ले जाके छोड़ेंगे तो फिर क्यू पे आ जाएगा, मतलब पार्टिकल जो है क्यू पे स्टेबल है, स्टेबल आ गया। और क्यू पॉइंट पे हमने क्या बोला था, फोर्स क्या है, जीरो है, इसके लिए इक्विलिब्रियम आ गया, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल दिया इसको। और न्यूट्रल क्यों बोले, क्योंकि जितना धक्का देंगे उतने ही आगे जाएगा फिर रुक जाएगा, है ना। तो ये न्यूट्रल है, जहाँ छोड़ेंगे वहीं रुका रह जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो हमको इसको न्यूट्रल बोल दिए। और फोर्स जीरो था उसके लिए इक्विलिब्रियम, दोनों मिला के होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब बताइए अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल, इसमें किसी भी टाइप का डाउट है, होना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हमने जो भी हो सकता था इसमें डाउट उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि ऐसा और क्या क्या हो सकता है कि हम लोग समझेंगे पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट, ठीक है। अभी डिस्कस किया, जितना डिस्कस किया बस वो तो समझ में आया ही होगा, है ना। अब चलिए हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे ये देखिए, यू का मतलब कभी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। यू जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, आप चाहे तो आप इसको लिख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये 11th में पढ़ाया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, वहीं पे पढ़ाया जाता है इसके बारे में। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए इक्विलिब्रियम इसमें भी है, ठीक है, जैसा कि हम लोग बात भी किए हैं, इक्विलिब्रियम। और हम लोग सबसे पहला पॉइंट में क्या जिक्र किए हैं कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पॉइंट पे उस पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। और हम लोग ये भी समझे नेट फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, एक ब्लॉक बना के भी देखे थे, है ना, दोनों तरफ से एफ लगा के, मतलब बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे लेकिन एक दूसरे को सभी कैंसिल कर दे रहे होंगे, जिसकी वजह से उस पर नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा। यानी जिस पॉइंट पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होता है उसी पॉइंट पे हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। यहाँ क्लियर है। यानी देखिए इक्विलिब्रियम में तीनों ही केस में इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं भैया। इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स जीरो होगा इस पॉइंट पे, जैसा कि हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि फोर्स यहाँ पे जीरो है ना, और पार्टिकल को स्लाइड करने से वापस नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। मतलब इक्विलिब्रियम का जैसे ही जिक्र होगा ना तो वहाँ पे सबसे पहला जो माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि फोर्स जीरो होगा। जहाँ भी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है उस पॉइंट पे पार्टिकल पे फोर्स जीरो, ये तो डेफिनेटली होगा। अगर पार्टिकल पे किसी पॉइंट पे फोर्स जीरो नहीं हो रहा है ना तो उस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे, है ना। वो कि अनस्टेबल होगा कि स्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा, इसकी तो बात बाद में आती है, जब ये पता चलता है फोर्स जीरो है ना। जब फोर्स जीरो हो तभी हम इस तीनों में से किसी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अगर फोर्स ही जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा, तो फिर इसके तीनों में से कौन सा टाइप होगा, इसका तो बात नहीं होगा, है ना। समझ में आया। मतलब इक्विलिब्रियम है तीनों, तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि तीनों ही केस में जो पार्टिकल पे नेट फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो। अनस्टेबल में भी, स्टेबल में भी और न्यूट्रल में भी, क्योंकि तीनों ही केस में इक्विलिब्रियम का जिक्र हुआ है। इक्विलिब्रियम तब होता है जब पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो। क्लियर है। अब चलिए इसके दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं।
जो अभी टेबल रेडी हो रहा है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, यही समझने वाला पार्ट है। जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ फोर्स का जिक्र हुआ है, तो अब देखिए हम कुछ यहाँ से फोर्स, कुछ 11th वाला जो अभी वर्क एनर्जी पढ़े, जो डिस्कस किए थे, वहीं हम लोग फिर वापस चलते हैं। आप वहाँ अगर पढ़े होंगे, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना में पढ़े होंगे, है ना, लेकिन फिर भी नाम तो सुने ही होंगे ना। एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग वर्क पावर एनर्जी में फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ग्राफ जो है पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच है, इसीलिए। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर, जहाँ यू पोटेंशियल एनर्जी होता है, आर पोजीशन होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी यू पोटेंशियल एनर्जी है और आर क्या है, पोजीशन है। तो यहाँ एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है। ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, बस याद कर लीजिएगा कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है। अब देखिए हर एक केस में क्या है, फोर्स जीरो है। तो चलिए हम सबसे पहले अनस्टेबल की बात कर लेते हैं। इसमें फोर्स क्या है, जीरो, मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फोर्स को जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए यहाँ पे क्या पता चला, माइनस डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी आर की जो वैल्यू आया वो क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। ये डी यू अपॉन डी आर क्या आ गया, जीरो। तो जब फोर्स जीरो होगा तो डी यू अपॉन डी आर भी जीरो होगा, और फोर्स तो तीनों ही केस में जीरो है। मतलब डी यू अपॉन डी आर है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, जीरो। इस केस में भी, इस केस में भी, है ना, और इस केस में भी, क्योंकि तीनों ही केस में जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वो जीरो लगेगा। और फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी आर भी जीरो हो जाएगा। ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब चलिए तीसरा पॉइंट में हम आप ही से ये पॉइंट पूछेंगे। चलिए इसको मिटा दें, इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, फिर इसको चलिए इसको मिटाते हैं, ताकि फिर भी जरूरी, जब आगे जरूरी पड़े ना कुछ लिखने का, तो यही हम लोग रफ करने वाले हैं, ठीक है। जो भी 11th का आपका पाप बचा होगा यहाँ पे धोते चलेंगे, ठीक है, संगम में डुबा डुबा के। तो ये थर्ड पॉइंट में आप जिक्र करते हैं। आप ही बताइए, हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं। ये बताइए पी क्यू आर, इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किस पे है, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी किस पे है, इस वाली एक्सिस पे। मतलब जो पॉइंट जितना ऊपर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वर्टिकल वाले लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यू है। तो देखिए पी पॉइंट जो है वो क्यू से और आर से दोनों से ही ऊपर है। तो हम इस पे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बस यही लिखना है, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, है ना। यू क्या है इस केस में, मैक्सिमम। इसके बाद दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इसलिए अभी दिमाग बजा के रखिए। अभी नॉर्मल है, जो दिख रहा है वही लिख रहा है। तो पोटेंशियल मैक्सिमम है तो हमने मैक्सिमम लिख दिया। इस केस में बताइए क्यू पॉइंट, देखिए आर से भी नीचे, पी से भी नीचे है, मतलब क्यू पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं, क्यू पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये क्या है, मिनिमम, है ना। मिनिमम मतलब सबसे कम हो गया। क्लियर है, जो है ग्राफ में वही लिख रहे हैं। कंपेयर करिए ग्राफ से, जब भी आप इस टेबल को दिमाग में चलाइएगा ना, तो इस ग्राफ से जरूर कंपेयर करिएगा, सब कुछ क्लियर देखने लगेगा। अब इस केस में बताइए, देखिए यू जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यू पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है ना। मतलब इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राफ से हम लोग लिखे हैं, ग्राफ तो हम लोग 9th 10th सब जगह पढ़े हैं ना। अब चलिए फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, अगर आप अभी दिमाग नहीं लगाइएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग चला लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इसी मैक्सिमम जो हम लिखे हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, इसी को कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसको रिलेट करेंगे, इससे पहले हम कुछ पहले बातें कर लेंगे, है ना, कि आखिर ये मैक्सिमम का जो जिक्र हो रहा है उससे किसी चीज़ को कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए आप ध्यान से बस देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर है ना, ऐसा कुछ गिवन है। हमको किसी x1 पे, यानी x इज इक्वल्स टू x1 पे ये दे रखा है x इज इक्वल्स टू x1, ठीक है। हमको इस पे इस y की वैल्यू पता करना है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे, हमको यही क्वेश्चन है कि ये x इज इक्वल्स टू x1 जो है, इस पे वो y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये पता करना है। क्लियर है। तो अब देखिए कैसे पता करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब सिंगल डिफ्रेंशिएशन तो सुना था, डबल क्या हो गया, तो जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन होता है ना, उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, है ना, तो वो डबल हो जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन, इसको सिंगल पहले करिए, तो डी यू अपॉन एक्स का फंक्शन है ना, तो डी एक्स कर दिया। अब फिर जब इसको आप एक बार फिर से जब डिफ्रेंशिएट करिएगा ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। देखिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स पहला डिफ्रेंशिएशन, फिर से उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है मतलब 2 बार हुआ है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू किस पे हम चेक कर रहे हैं, x इजिकल्स टू x1 पे, x इजिकल्स टू x1 पे, अगर ये x इजिकल्स टू x1 पे लेस देन 0 आ रहा है, अगर लेस देन 0 आ रहा है तब हम कह सकते हैं y जो है वो मैक्सिमम है एट x इजिकल्स टू x1। ये समझ में आया क्या आपको? इसको जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला, y इजिकल्स टू एफ ऑफ x, ये एक फंक्शन है और एक पॉइंट दे रखा है x इक्वल्स टू x1। हमें इस x1 पे चेक करना है कि जो y है f ऑफ x यानी y की वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, ठीक है। हमको ये पॉइंट गिवन है, अगर नहीं गिवन होगा तो फाइंड करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपको पता है, इस पर पता करना है कि y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो इसको आप डबल डिफ्रेंशिएट करिए। डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले उसको dy बाई dx करिए और फिर से जो आएगा उसको फिर से आप एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इस तरह से डबल डिफ्रेंशिएशन को लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो भी डबल डिफ्रेंशिएशन करके आएगा ना, उसमें आप जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 पुट कर दीजिए, जिस भी पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो वो अगर कैलकुलेट करने के बाद अगर ये 0 से कम आ रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि x इजिकल्स टू x1 पे जो ये y है वो मैक्सिमम होगा। अब देखिए यहाँ देखने से लग रहा है कि मैक्सिमम का मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, लेस देन 0 होता है, ठीक है। थोड़ा उल्टा जैसा लग रहा है, मान सकते हैं, पर यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन किसी पॉइंट पे अगर लेस देन 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि जिस भी फंक्शन का हम डबल डिफ्रेंशिएशन चेक कर रहे हैं वो फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा जब लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो आप इस वाले को जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 है तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लिए। अब इसी के उल्टा चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके उल्टा यहीं पे देखने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ना। तो इसको मिटाते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि जब अगर कोई फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगा तब उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो देखिए इसको फिर से डबल डिफ्रेंशिएट करिए। आप डबल डिफ्रेंशिएशन को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसका कैसे अभी किए थे, एक बार डिफ्रेंशिएट करके फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। अगर ये किस पे चेक करना है, एक्स इजिकल्स टू x1 पे, अगर इस पे डबल डिफ्रेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि y होगा मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू x1। ध्यान से देखिए, मतलब अगर किसी फंक्शन की डबल डिफ्रेंशिएशन किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ये क्लियर है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा जो मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आएगा तभी आगे समझ में आएगा। अब चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग अब इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये फंक्शन की ये u क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो हम लोग इसमें तो u मिनिमम है लेकिन y मिनिमम है, लेकिन अभी इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, y मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या देखे थे, अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमम है इसका मतलब वो फंक्शन की डबल डिफ्रेंशिएशन उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, लेस देन 0। मतलब देखिए u जो है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ कि u का अगर हम डबल डिफ्रेंशिएशन करें मतलब डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर, है ना, पोजीशन है यहाँ पे r है इसलिए r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम है। इसका मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। समझ में आया। उसी तरह देखिए u मिनिमम है, अगर कोई भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है इसका मतलब उस फंक्शन का डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए u यहाँ कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट की जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। और एक बार डिफ्रेंशिएशन करें तो 0 हो गया, फिर 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही आएगा ना। मतलब इस केस में डी स्क्वायर यू जो होगा अपॉन डी आर स्क्वायर वो 0 हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल के केस में देखिए सब कुछ 0 आ रहा है, u खाली कांस्टेंट था, है ना। तो यहाँ क्लियर है। अब चलिए इसमें लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट देखते हैं और इसको फिर अब 11th वाले कंसेप्ट पे जाएंगे। इसको मिटाते हैं फिर यहाँ समझते हैं कि आगे किस तरह से इस 5th पॉइंट में रिलेट करेंगे चीज़ों को। देखिए
अभी जो भी चल रहा है ना आप उसको ध्यान से समझिएगा, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको बहुत ही डिटेल में लिखिएगा। हो सकता है मैं हर एक चीज़ ना लिख रहा हूँ, आपके माइंड में उससे रिलेटेड अगर चल रहा हो कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे हो रहा है, तो आप डिटेल में लिखते चलिएगा, ताकि आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ का मीनिंग पता होगा, क्योंकि मीनिंग ही पता होना जरूरी है। क्योंकि जब आप मेडिकल के एग्जाम में बैठिए या फिर इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, तो हर एक चीज़ को आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में प्रॉपर तरीके से बिना गलती किए आप सोल्व कर सकते हैं। वरना वही होता है, आप तो सोल्व करने के लिए आप कह दीजिएगा हाँ सोल्व कर देंगे एग्जाम में, और करके भी आ जाइएगा, लेकिन वहाँ छोटी छोटी मिस्टेक करके अगर आइएगा तो फिर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। जहाँ आपको +4 लाना चाहिए था वहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब 5 नंबर उस क्वेश्चन से घट जाएगा। जहाँ 4 आना चाहिए वहाँ 5 कम हो जाएगा, है ना, ये बात होती है। तो आप मिस्टेक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कम करने की कोशिश करिए, और वो तब होगा जब हर एक कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5th पॉइंट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, वो किस तरह से होती है। अभी हमने क्या बोला था आपसे कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, -du/dr के। अब चलिए इसको फोर्स को क्या करते हैं, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वो कैसे, तो देखिए dF/dr क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, एक बार डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी u का हुआ है, एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, d²/u/dr²। क्लियर है। अगर यहाँ क्लियर है तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर रहने देते हैं, इसको ब्रैकेट बना देते हैं। अब ध्यान से देखिए और रिलेट करने की कोशिश करिए। इस वाले अनस्टेबल केस में बताइए d²u/dr² क्या है, <0, मतलब निगेटिव है, मतलब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है वो निगेटिव वैल्यू है। इस वाले केस की हम बात कर रहे हैं। अगर ये निगेटिव है और ऑलरेडी माइनस पहले से है, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। मतलब अगर हम इस अनस्टेबल की बात करेंगे तो ये dF/dr पॉजिटिव आएगा ना, >0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये d²u/dr² अनस्टेबल के केस में <0 है, मतलब निगेटिव है, तो ब्रैकेट की वैल्यू निगेटिव, और निगेटिव पहले से भी है ना, जो फॉर्मूला में था, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब dF/dr >0 हो जाएगा। मतलब इस केस में जो हम लोग फाइंड करने वाले dF/dr क्या आना चाहिए, dF/dr >0 आना चाहिए। क्लियर है। अब चलिए उसी तरह इस केस में देखिए, यहाँ d²u/dr² क्या है, पॉजिटिव, >0 मतलब पॉजिटिव, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, निगेटिव, मतलब dF/dr क्या होना चाहिए, <0, मतलब dF/dr <0 आ गया। अब इस केस में देखिए d²u/dr² क्या है, 0, मतलब इस ब्रैकेट में 0 पुट करिएगा तो ये भी 0 आ जाएगा ना, मतलब dF/dr ये न्यूट्रल के केस में 0 हो गया। यही 5 पॉइंट है जिससे हर एक तरह के इक्विलिब्रियम का पता आप इजीली लगा सकते हैं, अगर आपको ये 5 पॉइंट आता है तो। अब देखिए क्या होता है ना, आप इस पॉइंट को तो कंपलसरी चेक करिएगा, जैसे इक्विलिब्रियम आपको चेक करना है तो इसके लिए तो कंपलसरी लिख लीजिए, है ना, कंपलसरी पॉइंट है ये फर्स्ट। यानी जैसे इक्विलिब्रियम की जिक्र हो रही है आपके सामने तो सबसे पहले आप इसको सोचिएगा, ठीक है, कि फोर्स 0 है कि नहीं। जब फोर्स 0 होगा तभी हम लोग आगे बात करेंगे अनस्टेबल है या स्टेबल है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। अगर फोर्स ही 0 नहीं आया तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब फोर्स 0 नहीं होगा तो हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने यही लिखा है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आ गया। और मान लीजिए आपको ये पता चल गया फोर्स 0 है, तो अब आगे कैसे पता चलेगा कि आगे अनस्टेबल है या स्टेबल है या न्यूट्रल है। तो उसके लिए देखिए ये जो हमने 3 पॉइंट लिखा है ना, 2, 3 एंड 4, इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ रहा है, मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा और उसके बाद 4th पॉइंट, यानी आपको 2 पॉइंट और 4 पॉइंट चेक करना पड़ेगा, सिंगल डिफरेंशिएशन 0 है कि नहीं, अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है। क्यों, क्योंकि ये du/dr जो है -du/dr वो फोर्स ही होता है, फोर्स 0 है तो ये भी 0 आना चाहिए। यानी ये कंडीशन भी सबके लिए चेक करेंगे, यानी एक बार निकालेंगे तो इससे ये 0 आ भी जाए तो आपको इससे ये पता नहीं चलेगा कि अनस्टेबल है या स्टेबल है या न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए du/dr हर एक केस में 0 है, जैसे फोर्स हर केस में 0 था। तो अगर फोर्स 0 आ रहा है उससे आप ये नहीं बता पाएंगे ना कि अनस्टेबल है या स्टेबल है या न्यूट्रल है, आपको आगे फिर चेक करना पड़ेगा। तो आप आगे अगर du/dr अगर चेक करते हैं वो भी अगर 0 है ना, तो उससे भी आप नहीं बता पाएंगे कि इक्विलिब्रियम किस टाइप का है। लेकिन उससे आगे जैसे ही आप इस पॉइंट पे जाइएगा तो ये जैसे ही आप चेक करिएगा तो > अगर 0 आ जाए तो स्टेबल, <0 आ जाए तो अनस्टेबल, अगर 0 आ जाए तो न्यूट्रल। तो इस वाले पॉइंट से पता चल जाएगा। यानी हमको अगर u का फंक्शन दे रखा है ना, अगर u दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, तो हम इस 2 और 4 वाले पॉइंट से मूव करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। और
अगर मान लीजिए हमें फोर्स दे रखा है, हमें अगर फोर्स दे रखा है तो हम फिफ्थ पॉइंट की केवल बात करेंगे। फोर्स को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। जिस भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की बात होगी उस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव आएगा मतलब अनस्टेबल, निगेटिव आएगा मतलब स्टेबल, और जीरो आ गया मतलब न्यूट्रल। यहाँ समझ में आया कैसे मूव करेंगे। तो चलिए अभी जो भी हम डिस्कस किए हैं ना उसको हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही अच्छा से आपको फील आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आपको अगर 70-60% भी समझ में आया है तो आपको 120% एग्जाम्पल के बाद समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको जब भी याद रखिएगा डायग्राम से हमेशा याद रखिएगा। इस डायग्राम को अपने माइंड में चिपका लीजिएगा, है ना। इस डायग्राम के बाद इस टेबल को, तो टेबल को जब भी आप देखिएगा तो इससे रिलेट करके ही देखिएगा ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाए कैसे चीज़ें हो रही है, तो याद इजीली हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादातर मिस्टेक यहाँ पे होती है, डबल डिफरेंशियल लेस देन जीरो है तो हमको ऐसा लगता है अच्छा लेस देन जीरो है मतलब नीचे वाला पॉइंट होगा मतलब स्टेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये उल्टा हो जाता है ना। यू मैक्सिमम का मतलब होता है डबल डिफरेंशियल लेस देन जीरो, और यू मैक्सिमम किस में होता है, अनस्टेबल में, क्योंकि यू मैक्सिमम का मतलब ऊपर होगा, और ऊपर होगा तो जैसे गिरेगा पार्टिकल फिर वापस नहीं जाएगा, तो वो किस में होता है, अनस्टेबल में। इसलिए मैं बोलता हूँ देखिए हमेशा डायग्राम से देखिए, डायग्राम से जब एक बार रिलेट कर लीजिएगा ना अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल को, तो हमेशा ज़िंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। बहुत ईजी है, अभी भले ही लेंदी लग रहा हो। तो आप इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है अभी भी तो इसको सबसे पहले आप नोट करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगर इसको आप नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखते हैं एकदम मस्त सा, है ना, और फिर उसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट आप लिख लिए हैं तो चलिए एक पॉइंट और की बात कर लेते हैं ना। एक छोटा सा पॉइंट है, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ठीक है जानना जरूरी है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फटाफट फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। व्हेन ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके आगे लिख लीजिएगा कूलम्बिक फोर्स, देन इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज अनस्टेबल। अब देखिए इसका क्या मतलब है, मतलब बहुत सारे मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज इस तरह से रखा हुआ है। इस पे मान लीजिए Q1 है, Q2 है ना, इस तरह से ये Q3 है, Q4 है और Q5 इस तरह से, और ये एक सिस्टम की तरह एक जगह रखा हुआ है, इसको हमने बोल दिया पॉइंट चार्ज का सिस्टम है। ठीक है। तो अब देखिए ये सभी आपस में क्या लगाएगा, आपस में फोर्स लगाएगा, जैसा भी लगाए, एट्रैक्टिव, रिपल्सिव, जो भी फोर्स लगाए, आपस में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, सब आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। यानी इसके बीच में देखिए जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं ना, वो सारा का सारा कैसा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। ठीक है। और ये पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, और नेट फोर्स अगर इस सिस्टम पे जीरो आ जा रहा है, सभी अगर आपस में कैंसिल कर दे रहा है, तो हम कह सकते हैं ये सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। और ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम में होगा, अगर सभी फोर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स है, तो इसी टाइप के सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी ये जो सिस्टम होगा पॉइंट चार्ज का, ठीक है, ये सारा ये कैसा इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसी पॉइंट के बारे में हम लोग फोर्थ पॉइंट में लिखे हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, अगर उस पर सभी फोर्स अगर कूलम्बिक फोर्स है, ध्यान रहे पॉइंट चार्ज का सिस्टम होना चाहिए और सभी फोर्स कूलम्बिक फोर्स होना चाहिए, है ना, दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए, तब वो सिस्टम हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए एग्जाम्पल करने के लिए मन तरस रहा होगा आपका भी, क्योंकि मेरा भी मन तरस रहा है करवाने का, है ना एग्जाम्पल। तो क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे तभी क्लैरिफिकेशन आता है कि आखिर एक्चुअल में हम लोग अभी पढ़ा क्या है ना। तो चलिए सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लिखिए अच्छा सा, फिर उसको आप सोल्व करके दिखाइएगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज एज a अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। ठीक है। वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है। देन फाइंड सबसे पहला पार्ट हमें क्या दे रखा है कि कोई भी पार्टिकल का एक पोटेंशियल एनर्जी है u, ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दे रखा है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज एज u इज इक्वल्स टू a अपॉन आर स्क्वायर माइनस b अपॉन आर, वेयर a एंड b जो है वह उस फंक्शन में वो पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, यानी पॉजिटिव नंबर है। ठीक, कोई कांस्टेंट। तब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमको क्या पता करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन।
कि पार्टिकल किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में होगा, यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, ये फाइंड करना है। फिर दूसरा हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जिस भी पॉइंट पे हम ये पोजीशन फाइंड करें जहाँ पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तब ये बताओ कि वो उस पॉइंट पे पार्टिकल किस टाइप के इक्विलिब्रियम में होगा, यानी अनस्टेबल में होगा या स्टेबल में होगा या फिर न्यूट्रल में होगा, उसी को हम बोल दिए हैं नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है। अब इसको चलिए किस तरह से सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके दिखाइए, पहले आप इसको लिखिए और अच्छे से सोल्व करिए। तो चलिए इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ से भी आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जो भी थ्योरी में डिस्कस किए थे, अगर वो आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन जो दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का, वो कुछ इस टाइप का दे रखा है, ये दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता करना है कि किस पोजीशन पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम का जिक्र हो रहा है, मतलब हमको वो पोजीशन पता करना है जहाँ पे पार्टिकल पे क्या हो, नेट फोर्स जीरो हो, है ना। और हम लोग डिस्कस भी किए थे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर फंक्शन दे तो दूसरा पॉइंट और फोर्थ पॉइंट यूज करेंगे, मतलब du/dr जीरो होना चाहिए हर एक केस के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, du/dr। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए। अब फोर्स को हम लोग जानते हैं du/dr होता है, तो ये भी जीरो होना चाहिए, मतलब du/dr जीरो होना चाहिए। देखिए इस तरह से समझ में आया, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए, उसके लिए du/dr को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू -du/dr होता है। क्लियर है यहाँ तक, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, जैसा कि हम लोग पिछले डिस्कस किया था। तो इसको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, du/dr, क्योंकि फोर्स जीरो होगा तभी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, है ना। और हमें वो पोजीशन फाइंड करना है जहाँ पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, यानी हमें वो पोजीशन फाइंड करना है जहाँ पे पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे du/dr जीरो के इक्वल करने वाले हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि F = 0 होगा, है ना, अगर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है तो यहाँ से फाइंड करिए, इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करिए। तो d × u के जगह a/r² माइनस b/r आ गया अपॉन dr। बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ध्यान से देखिए, d/dr a/r², है ना, a/r², ये माइनस है तो हम माइनस लिखे। इस तरह से ये डिफ्रेंशिएशन का प्रॉपर्टी होता है, प्लस माइनस हो तो आप सेपरेट कर सकते हैं, d/dr × b/r, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अगर डिफ्रेंशिएशन के बारे में तो पहले भी हमने बहुत बार बताया है, लेकिन चलिए अभी भी बता देते हैं। क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सिंपल, अगर x के पावर n का अगर आपसे कोई डिफ्रेंशिएशन पूछता है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन का मतलब डिक्रीज, डी से डिफ्रेंशिएशन, डी से डिक्रीज, मतलब देखिए पावर को पहले नीचे लाइए और उसके बाद जो पावर था उसमें एक डिक्रीज कर दीजिए, ये हो गई x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसी तरह देखिए यहाँ कुछ है, इसको अगर हम लिखना, आइए देखिए कांस्टेंट है और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं इजी वे में, तो a को आप बाहर निकाल दीजिए। तो जब a को बाहर निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, a × d/dr, और अंदर देखिए ये r² नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर -2 हो जाएगा, यानी r की पावर -2, ऐसा कुछ। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, b को भी बाहर निकाल देते हैं क्योंकि b जो है वो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था। अब यह देखिए 1/r है, तो 1/r को जब r को ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a कांस्टेंट है तो ये तो बाहर है, यही रहेगा। अब r की पावर -2 है, यहाँ देखिए x के पावर n था, तो हम क्या किए, सबसे पहले पावर को नीचे कर दिए और फिर उस पावर में से -1 कर दिए। उसी तरह इस r के पावर -2 को क्या करेंगे, इसको बताइए क्या करेंगे, -2 को पहले नीचे लाएंगे, उसके बाद r के पावर जो पावर -2 है उसमें फिर से -1 कर देंगे, यही फार्मूला यूज़ किया गया है, ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस है तो माइनस, b है तो b लिखा, इंटू r के पावर -1 है तो जो पावर होता है उसको नीचे पहले उतार देते हैं, उसके बाद जो पावर है उसमें पावर भले ही निगेटिव क्यों ना हो माइनस करेंगे, पॉजिटिव हो फिर भी माइनस करेंगे, यानी एक पावर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब r के पावर -1 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करिए, ये -2a और ये r के पावर -3, तो नीचे आएगा तो r³ ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस b है और यहाँ भी -1 है तो प्लस हो जाएगा b/r के पावर -2, मतलब r² नीचे आएगा, तो ये हो गया क्या, du/dr, ये कैलकुलेट हो गया। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको हम लोग 0 कर देंगे। जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या आंसर आएगा, इस r² को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है।
तो आप यहाँ से 1 अपॉन, अब यहाँ से सोल्व जब करेंगे आगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर ये हो गया, -2a ऊपर है तो -2a, ये सिंपल मैथ है, इसमें कुछ एडवांस नहीं हो रहा है ना, ये सिंपल मैथ है ये तो, b हो गया इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो गया। आप इसको आगे सोल्व करिए, इस वाले क्वांटिटी को क्या करिए उस तरफ ले जाके 0 कर दीजिए, तो केवल बचेगा क्या, जब आप देखेंगे तो -2a अपॉन आर प्लस b इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। यानी यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताइए, r इज इक्वल्स टू अगर फाइंड करेंगे तो 2a अपॉन b आ जाएगा, 2a अपॉन b। इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, r जो आया वो 2a अपॉन b आ गया, मतलब ये r जो है वो पोजीशन है जहाँ पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब नेट फोर्स 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, पार्टिकल r इज इक्वल्स टू 2a अपॉन b पे किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अभी बस ये पता चला है इक्विलिब्रियम में होगा, अभी ये नहीं पता चला है कि अनस्टेबल में होगा, स्टेबल में होगा या न्यूट्रल में होगा, है ना। अभी बस ये पता चला है इस r इज इक्वल्स टू 2a अपॉन b पे जो पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगा ना वो 0 होगा, जो कंडीशन हमने लगाया था। तो जब इस पॉइंट पे पार्टिकल पे फोर्स 0 है, मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अभी तक बस केवल फर्स्ट वाले केस का आंसर आया है जिसमें पूछा गया था कि फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम का पोजीशन क्या आ गया, r इज इक्वल्स टू 2a अपॉन b, पहला का आंसर ये आ गया। ठीक है, अभी जो हम लोग सोल्व किए हैं ये बेसिकली फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आया है। अब हम लोगों को निकालना है सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, तो अब देखिए इसी आंसर का यूज होगा सेकेंड वाले में। अब हम लोग सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए इसको सोल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब आएगा तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे, वरना आप डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे कैसे आंसर निकालिएगा, है ना। तो चलिए अगर इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद वो डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा और थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या आया, जो पोजीशन होगा जहां पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी पार्टिकल पे जिस पॉइंट पे फोर्स 0 लग रहा होगा वो पॉइंट r इज इक्वल्स टू 2a अपॉन b आया है। क्लियर है। अब हम लोग को पता करना है कि ये r इज इक्वल्स टू 2a अपॉन जो b आया है, इस पॉइंट पे पार्टिकल किस इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होगा, यानी वो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा या फिर न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो अब हम लोग बेसिकली उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बात करेंगे। अभी हम लोग एक डिफरेंशिएशन करके निकाला था ना, अभी डिफरेंशिएट किए तो क्या आया था बताइए, अभी हम du अपॉन डी आर फाइंड किए थे ना, दोबारा हम नहीं फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि बताइए क्या आया था du अपॉन डी आर, ध्यान दीजिए अभी हम लोगों ने क्या लिखा था वहाँ 2a अपॉन आर क्यूब प्लस b अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था du अपॉन डी आर, जिसको हमने 0 करके r निकाला था। बताइए ऐसा कुछ आया था या नहीं आया था, आया था। ये du अपॉन डी आर हम ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि फिर से यही करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकेंड पार्ट था उसको आंसर निकालने के लिए आपको डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या बोले थे, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है तो आपको सबसे पहले डी यू अपॉन डी आर 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से पोजीशन पता चलेगा, फिर आपको डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जो फोर्थ पॉइंट पे हम लोगों ने टेबल में लिखा हुआ था। और इसकी वैल्यू ये जो आर आया है ना 2a अपॉन बी, इस पर चेक करना पड़ेगा नेगेटिव है या पॉजिटिव है या 0 है। अगर लेस देन, डबल डिफ्रेंशिएशन अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम किस में था पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें सबसे ऊपर था ग्राफ, है ना, और वो किस में था, अनस्टेबल वाले में। क्लियर है, तो हमको इसका साइन पता करना पड़ेगा। तो इसको पहले चलिए सबसे पहले इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा एक बार आर के रिस्पेक्ट में। ये डी यू अपन डी आर है, और डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब सिंगल डिफ्रेंशिएशन का फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो आप सिंपल ऐसा करिए, देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना, अगर नहीं आएगा तो यहाँ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो ये b अपॉन आर स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा, फिर प्लस है, हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाला स्टेप में देखा हुआ था फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ देखिए 2a कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो हमने बाहर निकाला। फिर यहाँ पे d अपॉन डी आर इंटू 1 अपॉन आर क्यूब को क्या करते हैं, r के पावर -3 लिख देते हैं, ऐसा कुछ। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटू डी अपॉन डी आर ऐसा। और ये देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो r के पावर -2 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए इसको आप सोल्व करिए आगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो r के पावर -3 का क्या होगा, -3 नीचे आ जाएगा। तो जब -3 नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा बताइए ना, 2a इंटू
-3 नीचे आया, और ये -3 या -1 एक और होगा, यानी r के पावर -4 हो जाएगा, ये हो गया, प्लस b इंटू r के पावर -2, तो -2 नीचे आ गया, ठीक है, और -2 पहले से है, -1 होगा, मतलब r के पावर -3, ये भी ये आ गया, ठीक है। अभी ये नहीं पता, जीरो नहीं करना है, हम केवल d²u/dr² फाइंड कर रहे हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आया, ये माइनस प्लस हो गया, और 3 × 2 6 हो गया, मतलब 6a/r के पावर 4 आया। फिर ये प्लस है, ये माइनस मिला के माइनस हो गया, मतलब -2b/r के पावर 3, ऐसा कुछ आया। ये आया d²u/dr², इसकी वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या चेक करना है, r = 2a/ ये b पुट करना है, इस पे चेक करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है ना, आप देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ लेते हैं फिर भी। तो अब हम क्या चेक करेंगे, d²u/dr² की वैल्यू किस पे, r = 2a/b पे, यानी हम लोग को जो चेक करना है वो d²u/dr² किस पे, r = 2a/b पे, जैसा कि हम लोग y मैक्सिमम होगा या मिनिमम वहाँ पे x = x1 पे फाइंड किया था। तो अब सिंपल देखिए, d²u/dr² क्या है, ये वैल्यू रही। तो इसमें जहाँ जहाँ r है वहाँ क्या पुट हो जाएगा, 2a/b, तो यहाँ सोल्व करिए, देखिए 6a/r इसका पावर 4 है, मतलब r के जगह 2a/b आ जाएगा ना, तो 2a/b के पावर 4 हो गया, क्लियर है। फिर माइनस है तो माइनस लिखा, ऊपर 2b है और नीचे r³ है, तो r के जगह क्या आ जाएगा, 2a/b का होल क्यूब, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए, क्या आ रहा है बताइए, इसको क्या आ रहा है, सोल्व करके इसको सोल्व करिए, पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। इसको सोल्व जब करेंगे ना, तो 6a/ कितना बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या, सोल्व करिए भाई, सिंपल मैथ है ये। तो देखिए b के पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो 6a b के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 4 8 64, सॉरी 16 हो जाएगा, बेसिकली 64 नहीं होगा, 2 के पावर 4 16 हो गया ना। अब a के पावर 4 भी तो आएगा, फिर माइनस b के पावर q ऊपर जाएगा, तो 2 × b के पावर q ऊपर गया, फिर b पहले से है यानी b के पावर 4 हो गया, और 8 × a³, ऐसा कुछ आ गया, क्लियर है। अब बताइए यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, इसको सोल्व करिए पहले। तो देखिए ये 3 से कट गया, ये 8 से कट गया है ना, ये 2 और 4 से कट गया, तो यहाँ से क्या आया 3/8, यानी, और ये a से एक a भी कट जाएगा है ना, तो यहाँ से 3b के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 a³ आया, माइनस ऑफ b के पावर 4/4 a³, ये आया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 8 a³ तो नीचे आ जाएगा, 3b के पावर 4 माइनस 2b के पावर 4 आ गया। तो देखिए यहाँ से बेसिकली देखेंगे तो 3b के पावर 4 में से 2b के पावर 4 गया, तो कितना होगा, b के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 a³। अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, यही तो है, d²u/dr² की जो वैल्यू आया वो b के पावर 4/8 a³ आया। अब ये देखिए जो हम क्वेश्चन दिए थे उसको पढ़िए, स्टार्टिंग में b और ये क्या था, पॉजिटिव कांस्टेंट था, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 8 तो पॉजिटिव है ही, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला आपको बताइए, यहाँ से क्या पता चला कि ये जो d² है, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, d²u/dr² जो आया एट r किस पे, r = 2a/b पे, वो क्या आया, ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्या आया, ग्रेटर देन 0। और जब किसी भी पॉइंट पे इसका डबल डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि u मिनिमम होगा, है ना, क्योंकि कोई भी फंक्शन की डबल डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 कब आती है, किसी पॉइंट पे, जब उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। और ये मिनिमम किस में आया था बताइए, पोटेंशियल एनर्जी किस में मिनिमम था, अरे बताइए भाई, मिनिमम किस में था, जिसमें सबसे नीचे था, और वो सबसे नीचे किस में था, स्टेबल में, क्लियर है। यानी r = 2a/b पे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ तक क्लियर है, इसको ध्यान से देखिए जो अभी हम सोल्व किए हैं, है ना, केवल और केवल कैलकुलेशन है। आपको अगर आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, है ना।
लेकिन यहाँ पे हम हर एक चीज़ को डिस्कस किए हैं, तो इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कैसे हमने सबसे पहले क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी जो था, तो हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो। तो हम नेट फोर्स जीरो कर दिए, जहाँ पे हमने क्या देखा, du/dr जीरो होना चाहिए। तो du/dr जीरो किए, वहाँ से आया r क्या आया, कौन सा पोजीशन जहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो है। तो फोर्स, पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि r = 2a/b पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमको ये चेक करना है, तो चलो इक्विलिब्रियम के बारे में तो तुमने बता दिया कि हाँ पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा r = 2a/b पे, पर अब ये तो बताओ कि किस टाइप के इक्विलिब्रियम में होगा, वो अनस्टेबल में है या स्टेबल में है या न्यूट्रल में है। तो इसके लिए हम लोग आगे सोचें क्या करना चाहिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डबल डिफरेंशिएशन करना चाहिए, फिर उसका साइन चेक करना चाहिए r = 2a/b पे। अगर ग्रेटर देन जीरो आता है इसका मतलब क्या हुआ, u मिनिमम, या फिर आप इसको याद भी रख सकते हैं कि u पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन जीरो आता है इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यही अगर निगेटिव लेस देन जीरो आ जाता r = 2a/b पे, इसका मतलब क्या होता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर r = 2a/b पे अगर ये डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ जाता, जीरो के इक्वल आ जाता, तो हम बोल देते न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया किस तरह से चेक कर रहे हैं। तो यही दो स्टेप है, बस कैलकुलेशन है। सबसे पहले du/dr जीरो कर दो, उसके बाद वो जैसे ही जीरो करेंगे फिर दूसरा डबल डिफरेंशिएशन चेक करके जीरो करने के बाद जो वैल्यू आई है r की उस पर चेक करेंगे। अगर मान लीजिए r की वैल्यू दो वैल्यू आती ना, तो दोनों पे आपको चेक करना पड़ता, फिर वहाँ पे आपको ये पता चलता कि दोनों पॉइंट पे स्टेबल में है या एक पे स्टेबल में दूसरे पे अनस्टेबल में है, ऐसा भी आ सकता है ना। तो वहाँ पे थोड़ा आपका कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, बाकी मेथड यही रहेगा चेक करने का, बिल्कुल एकदम हूबहू यही। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में कैसे चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे, और कौन कौन से स्टेप है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो आप टेबल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और अभी जो एग्जाम्पल किया है इसको आप 1-2 बार खुद से सोल्व करिएगा, ताकि आपका स्पीड बढ़े। एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करता है। ठीक है, और मिस्टेक भी आपको मिनिमाइज होगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के 4-5 और एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक आपका कंसेप्ट उतना डिटेल में क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, बस आप नेक्स्ट वीडियो को भी इतने ही इंटरेस्ट देखिएगा जितने इंटरेस्ट से आप इस वीडियो को देखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।